नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। भोपाल से खबर सबसे पहले। 4 अप्रैल को एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस के सदस्यता अभियान की समीक्षा होगी इस बैठक में। पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत कई नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि 4 अप्रैल को बड़ी बैठक कांग्रेस की होने जा रही है। 31 मार्च को सदस्यता अभियान का आखिरी दिन है, चूंकि सदस्यता अभियान जो है वो कांग्रेस की तरफ से चलाया जा रहा है और 31 मार्च है इसकी आखिरी तारीख। कांग्रेस ने 50 लाख सदस्य जोड़ने का टारगेट रखा था, लेकिन टारगेट के लिए अभी 55,000 किताबों का ही वितरण हुआ है। अब तक 15 से 20 लाख सदस्य बनने की संभावना है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत कई नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 31 मार्च को सदस्यता अभियान का आखिरी दिन है, चूंकि इस बैठक में सदस्यता अभियान की समीक्षा की जाएगी। अमृतांशी जोशी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतांशी, कितनी अहम ये बैठक 4 अप्रैल को जो होने वाली है वो मानी जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो बैठक 4 अप्रैल को कांग्रेस में होने जा रही है, ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि 2023 के विधानसभा चुनावों की इसमें चर्चा की जाएगी, इसकी रणनीति बनाई जाएगी। दूसरी चीज़, जो कांग्रेस का सदस्यता अभियान लंबे समय से चला आ रहा है, उसकी समीक्षा की जाएगी। कल यानी कि 31 मार्च को आखिरी तारीख है कांग्रेस के सदस्यता अभियान की, और इस अभियान में 50 लाख लोगों को जोड़ने का टारगेट रखा गया था। तो इसी की समीक्षा की जाएगी इस बैठक में। मैं आपको बता दूं कि कल जब विक्रांत भूरिया ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्हीं ने बताया था कि 4 अप्रैल को ये बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसका लीड करेंगे कमलनाथ, और साथ ही मंत्री, विधायक, प्रवक्ता सभी इस बैठक में शामिल होंगे। और सदस्यता अभियान किस तरीके से आगे लेकर आया गया है, इसकी समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि कितने लोग फिलहाल कांग्रेस से जुड़े हैं। सूत्रों के अनुसार ये बताया गया है कि 15 से 20 लाख लोग अभी तक कांग्रेस की सदस्यता ले चुके हैं। हालांकि लेकिन अमृतांशी, टारगेट तो 50 लाख का रखा गया सदस्य जोड़ने का, लेकिन टारगेट के आधे तक ही नहीं कांग्रेस पहुंच पाई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कांग्रेस का आधा टारगेट भी फिलहाल पूरा नहीं हुआ है। लगभग 2,25,000 से भी ज़्यादा किताबों का वितरण किया गया था और हर किताब में 25 लोगों को जोड़ने की टारगेट रखी गई थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वो फिलहाल पूरा नहीं किया गया है। और जो आखिरी दिन है 31 मार्च, वो आ चुका है, टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। इसी को लेकर समीक्षा की जाएगी, इसी को लेकर बैठक की जाएगी कि आखिर टारगेट पूरा क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं और कांग्रेस ने 15 से 20 लाख लोगों को ही सदस्यता दिलवाई है। 25 लाख जो आधा टारगेट है, उस तक भी कांग्रेस नहीं पहुंच पाई है। तो कमलनाथ इसी को लेकर बैठक करेंगे और सदस्यता जो अभियान है उसकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ इसकी तैयारी, जो 2023 के संगठन की तैयारी, संगठन की बड़ी बैठक है, संगठन के चुनाव की तैयारी भी इस बैठक में हो सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है। इसी को लेकर कमलनाथ ने बैठक बुलाई है, जिसमें सभी मंत्री, सभी प्रवक्ता, कांग्रेस के जितने भी विधायक है, सभी शामिल होंगे और यही देखा जाएगा कि आखिर कांग्रेस अपने आधे टारगेट को भी पूरा क्यों नहीं कर पाई है, क्या रीजंस रहे हैं, क्या वजह रही है जो आधा टारगेट पे पूरा नहीं हो पाया है। और किताबों को 31 मार्च तक दोबारा वापस जमा करने के लिए भी कांग्रेस में डेट रखी गई थी और आधी किताबें भी अभी तक वापस नहीं आ पाई हैं। तो इसी को लेकर समीक्षा की जाएगी कि क्या वजह रह गई कि आधी आबादी को भी वो नहीं जोड़ पाए, आधी जो टारगेट थी उसको भी नहीं जोड़ पाए। इसी को लेकर कमलनाथ ने बैठक बुलाई और ये बैठक काफी अहम और बड़ी मानी जाती है, क्योंकि सदस्यता एक जो मुख्य वजह है इस बैठक, उसकी समीक्षा, और दूसरी चुनाव को लेकर जो बैठक है उसके संबंध में भी बैठक की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चूंकि आज बुरहानपुर दौरा रहने वाला है, जल जीवन मिशन योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री के हाथों होगा। 900 गांवों में नल जल योजना का वर्चुअली शुभारंभ किया जाएगा। जल कलश यात्रा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। घर घर तक नलों से पानी पहुंचाने के मामले में बुरहानपुर सबसे आगे है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 900 गांवों में नल जल योजना का वर्चुअली शुभारंभ किया जाएगा। मौसिम तड़वी हमारे साथ जुड़ गए हैं बुरहानपुर से ज्यादा जानकारी के साथ। मौसिम, क्या तैयारियां की गई हैं दौरे को लेकर मुख्यमंत्री के? जी अंजलि, बता देना चाहूंगा, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बुरहानपुर में है और जल जीवन मिशन योजना का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश की 900 गांव की नल जल योजना का भी वो वर्चुअल शुभारंभ बुरहानपुर से करने जा रहे हैं। पहले वो बुरहानपुर पहुंचेंगे, बुरहानपुर से खड़कोट और खड़कोट से जल कलश यात्रा में शामिल होंगे, उसके बाद आम सभा को संबोधित करेंगे।
बुरहानपुर जिला घर घर तक नलों में पानी पहुंचाने वाला ये पहला जिला बना है। ये 129 करोड़ की जल मिशन योजना है, जिससे 147 ग्राम पंचायतों के 252 गांव की 504 बसाहट के 5 लाख जनसंख्या तक इस योजना का लाभ पहुंचेगा। देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान के आने का बाद ही यहाँ पर जो प्रशासन ने पूरी तैयारियां पूरी कर ली और सीएम शिवराज सिंह चौहान करीब 12 बजे तक बुरहानपुर पहुंचेंगे और इसी योजना का जो है यहाँ से शुभारंभ करेंगे। देखिए, इस तरह का कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर से वर्चुअली 900 गांव की नल जल योजना का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रदेश का कार्यक्रम और सभी प्रदेश में ठीक है मौसम, आप नजर बना के रखिएगा खबर पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। दुर्ग से इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। रिसाली निगम बजट को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र साहू का बयान इसको लेकर सामने आया। बजट पर चर्चा न कराना दुर्भाग्यजनक है। कल 12 मिनट में ही सामान्य सभा जो है वो खत्म हो गई थी। तो रिसाली निगम बजट को लेकर आरोप लगाया गया है, बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया है और साथ ही निशाना भी साधा है। तो बीजेपी जिला अध्यक्ष ने ये निशाना साधा कि बजट पर चर्चा न कराना दुर्भाग्य है। कल 12 मिनट में ही सामान्य सभा खत्म हो गई थी। यशवंत साहू जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ दुर्ग से संवाददाता यशवंत। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और सामान्य सभा चूंकि बहुत छोटे समय में ही सिमट गई। जी बिल्कुल, अब तक ये निगमों के इतिहास में अब तक का सबसे पहला मामला होगा कि 12 मिनट में बिना कोई चर्चा किए बजट सभा खत्म हो गई। मेयर की ओर से बजट पढ़ा जाता है और सभापति इसको पारित करवा देते हैं। इस पर बीजेपी पार्षदों का आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उन्हें चर्चा में शामिल होने नहीं दिया गया, जबकि उस बैठक में मौजूद थे वो। बीजेपी पार्षदों की ओर से आरोप लगाया गया है कि बैठक में बोलने नहीं दिए गए और सभापति अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसको लेकर कल भाजपा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई देर शाम को। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के जिला अध्यक्ष उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की जो सरकार है प्रदेश में और शहर सरकार है रिसाली निगम में, वो अपनी लगातार मनमानी कर रहे हैं। इस मनमानी के मद्देनजर वो लोकतंत्र की हत्या तक कर रही है, आरोप लगाया है। क्योंकि 12 मिनट में किसी सभा का बजट सभा का खत्म हो जाना ये अपने आप में चौंकाता है। जबकि एक पड़ोसी निगम है दुर्ग निगम, वहां पे कल 8 घंटे तक चर्चा होती है बजट पर। और एक रिसाली निगम है जो भिलाई से अलग होने के बाद रिसाली निगम बना है 40 वार्डों वाला, जिसका पहला बजट कल पेश किया गया। 110 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। लेकिन इस बजट में मेयर की ओर से यह भी न बता पाया गया कि उस बजट में वो क्या काम करेंगे। तो इस पर उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या की गई है। इस बजट के माध्यम से बीजेपी के पार्षद जो 12 पार्षद थे, बोलने को मौका नहीं दिया गया, उन्हें चर्चा में शामिल होने का मौका नहीं दिया गया। यही वजह रही जिसकी वजह से बीजेपी ने निशाना साधा, बीजेपी को एक मौका मिल गया बोलने का। बहुत शुक्रिया यशवंत आपका जानकारी देने के लिए। जगदलपुर से अब खबर, जहां बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली पहुंचा। बस्तर के विकास के रोडमैप को लेकर दरअसल वो पहुंचा है दिल्ली। प्रतिनिधि मंडल नेताओं ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बस्तर को भारतमाला परियोजना से जोड़ने की मांग इनकी ओर से की गई। जगदलपुर रायपुर के बीच 4 लेन निर्माण की भी मांग रखी गई है। आशुतोष तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, चूंकि बस्तर के विकास कार्य के लिए यहाँ विकास के लिए पहुंचा हुआ है प्रतिनिधि मंडल दिल्ली, बातचीत हुई, क्या रहा बातचीत में, क्या जानकारी? देखिए, कल ही जो है रवाना हुआ था यहाँ से बीजेपी की टीम, जिसमें पूर्व सांसद समेत जो मंत्री लेवल और पूर्व विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं। और इसके जो मुख्य जो अगुवाई है वो पूर्व सांसद दिनेश कश्यप कर रहे हैं। कल नितिन गडकरी से मुलाकात हुई और जिसको लेकर बस्तर का जो विकास को लेकर यह चर्चा हुई है। और विकास में यही कहा गया है कि अधिकतर बस्तर में देखा गया कि अंदरूनी क्षेत्र में जो है सड़कें भी हैं और सड़कें खराब हो चुकी हैं। और यहीं पर जो रायपुर और जगदलपुर का जो मार्ग है इसे 4 लेन करने का भी यहाँ पर बात की गई है और भारतमाला से इसे जोड़ने की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा कई जो विकास के मुद्दे हैं इसको लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, जैसे हवाई सेवा हो गई या फिर रेल मार्ग हो गया। इसको लेकर आज भी चर्चा होगी और लगातार पूरे देश में जो है दौरे पर रही हैं। और वही यहाँ पर आके देखिए कि किस तरह से बस्तर। लेकिन आशुतोष, क्या लगता है जो मांग इनकी तरफ से रखी गई है प्रतिनिधि मंडल की तरफ से, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा और आने वाले समय में क्या ये मानकर चले कि बस्तर का एक नया जो रुख है वो देखने को मिल सकता है?
जी बिल्कुल, बीजेपी जो पिछले विधानसभा में जिस तरीके से करारी हार मिली थी, उसके बाद लगातार ये कवायद जारी है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में इन्हें जीत मिले और जनता का सरकार जो है इनके पक्ष में आए। इसी वजह से ये लगातार जो बस्तर के विकास को लेकर दिल्ली दौरे कर रहे हैं और बड़े बड़े नेता मंत्री भी यहाँ पर बस्तर में पहुंच रहे हैं। विकास को लेकर बात की जा रही है। पुरंदेश्वरी जिस तरीके से बस्तर पहुंची थी और उन्होंने ही ये जो मंडल है बीजेपी का, उनको बुलाया था कि आप दिल्ली आइए और जो भी विकास काम यहाँ बस्तर में नहीं हो रहे हैं उन पर चर्चा कीजिए और जरूर बस्तर को विकास काम मिलेंगे। ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ। दिनेश कश्यप हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद हैं बीजेपी की तरफ से। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपको धन्यवाद जी। दिनेश जी, क्या बातचीत नितिन गडकरी से वहां पर हुई और साथ ही किन किन मुद्दों पर बातचीत वहां पर हुई है? कल 1:30 बजे हम लोग जो है ना सभी, मैं खुद सांसद दिनेश कश्यप और महेश गागड़ा जी, संतोष बापना जी, बैदूराम जी और मोहन मंडावी जी और भी हमारे छत्तीसगढ़ के सांसद भी थे, है ना। और हमारे यहाँ जैसे 4 लेन का मामला है, तो 4 लेन बन चुका है, लेकिन जगदलपुर तक 4 लेन बने, इसके लिए बोला हम लोगों ने बात की हुई है जी। और भी जो भारतमाला का जो रोड बन रहा है उसको नगरनार से जोड़ने के लिए हम लोगों ने बात किया है। साथ में सुकमा का जो वो है रोड है, अभी बहुत जर्जर हो गया है, उसको भी हम लोगों ने बात रखी हुई है। और कांगेर वैली जो है, जगदलपुर का कांगेर वैली, वहां पर कुछ किलोमीटर जो है ना इकोसिस्टम के कारण जो है ना वो है, इसलिए उसके लिए संबंध में बात की है। और उन्होंने हम पूरा वो किया है कि हम पूरा काम कराएंगे, आप चिंता मत करो। यानी कि विश्वास दिलाया है दिनेश जी नितिन गडकरी ने, लेकिन कब तक ये सारे काम होंगे, कब से काम होने शुरू हो जाएंगे और बस्तर कब तक बदलता हुआ दिखाई देगा? नहीं, क्या है, अभी उन्होंने कहा 7 दिन का मेरे समय दीजिए, मैं पूरा देख लेता हूँ क्या हो सकता है और पूरी तरह से मैं पूरा काम करवाऊंगा, ये उन्होंने आश्वासन किया है। जी, आप संतुष्ट हैं नितिन गडकरी के जवाब से? नहीं है, नितिन गडकरी जी जब बोलते हैं तो ठोक पीट के बजा के बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं वो, है ना। पूरी तरह से वो बात को रखते हैं और उनके पीए को भी डांट रहे थे कि भाई मेरे को पूरी जानकारी चाहिए, है ना, और जो है ना काम होना चाहिए। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कीमती समय देने के लिए। आशुतोष, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। 2 अप्रैल को सीएम भूपेश बघेल का बस्तर दौरा चुकी रहने वाला है और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 151 जोड़ों की शादी होनी है। समारोह में सीएम बघेल सभी जोड़ों को आशीर्वाद भी देंगे। सरकार सभी जोड़ों को 25-25 हजार की आर्थिक सहायता भी देगी। तो बस्तर दौरे पर 2 अप्रैल को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचेंगे और उसके बाद यहां पर जो जोड़े हैं 151 जोड़ों की सामूहिक शादी कराई जाएगी और सभी जोड़ों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आशीर्वाद भी देंगे। तो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 151 जोड़ों की शादी होगी। समारोह में सीएम बघेल सभी जोड़ों को आशीर्वाद भी देंगे। इसके अलावा सरकार सभी जोड़ों को 25-25 हजार की आर्थिक सहायता भी देगी ताकि आने वाले समय में उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। 12 अप्रैल को खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में मतदान होना है और उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए लगातार प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बीजेपी के प्रत्याशी और खैरागढ़ से 2 बार के विधायक रह चुके कोमल जंघेल से बातचीत की और जाना कि आखिर बीजेपी वहां किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, कितने बड़े अंतर से जीतने का दावा बीजेपी ठोक रही है। कोमल जंघेल से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे ललित सिंह ने। चुनावी बिगुल जो है बच चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों प्रत्याशी जो है लगातार जो है अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी और 2 बार के विधायक खैरागढ़ से कोमल जंघेल है। हमसे जानते हैं किस तरीके से अभी जो है चुनावी कैंपेनिंग इनकी चल रही है और जीत को लेकर किस तरीके से रणनीति है। अभी जब से मुझे यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है, नामांकन के बाद
भारतीय जनता पार्टी के मंडलों की बैठक हुई 5 मंडल का। उसके बाद अभी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का दौर प्रारंभ हुआ है। आज डॉक्टर रमन सिंह जी के उपस्थिति में गंडई मंडल का आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ है और कल छुईखदान का, परसों कल छुईखदान और खैरागढ़ का और परसों सालेवारा का। और ये जो सम्मेलन के जो कार्यक्रम है हमारा चली रहा है, उसके बाद फिर हमारा 1 तारीख से फिर जनसंपर्क अभियान और नुक्कड़ की सभा का कार्यक्रम करेंगे। और अभी लगभग हमारे जितने भी बूथ के शक्ति केंद्र हैं, 5 बूथ 6 बूथ मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाया, उस शक्ति केंद्र में बैठक का सिलसिला जारी है। बात करें अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, विकास की बात करें, कांग्रेस बोलती है कि हमने विकास कराया, डॉक्टर रमन सिंह ने 15 साल में विकास नहीं कराया, फिर ऐसे में बीजेपी के पास मुद्दा क्या रहेगा? बीजेपी के पास तो मुद्दा है और बीजेपी अपने मुद्दा को लेकर चल रही है। चूँकि केंद्र में हमारे गवर्नमेंट माननीय नरेंद्र मोदी जी की हैं, जो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी अनेक ऐसी योजनाएं हैं जो जन जन तक पहुंच रही है और निश्चित तौर से उस विषय को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और जनता जान चुकी है कि इस देश के अंदर कौन काम कर सकता है, इस देश के अंदर जनता के हित कौन कर सकता है, ये लोग जान चुके हैं और इस विषय को लेकर हम जाएंगे और जनता हमको साथ देगी और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये थे हमारे साथ बीजेपी के भाजपा के प्रत्याशी कोमल जंगेल। इनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से चुनाव है, चुनाव को लेकर जो है रणनीति बनाई गई है, स्टार प्रचारक बीजेपी के भी आएंगे, कांग्रेस के भी आएंगे और इनका साफ तौर पर कहना है जो पिछले बार हार जीत का अंतर रहा है उससे इस बार जो है ऐतिहासिक जीत होगी और यहाँ से कमल का खिल खिलेगा। अमित चटर्जी के साथ ललित सिंह ठाकुर, राजनांदगांव, न्यूज़ 24। रायपुर से इस वक्त की खबर, जहां कांग्रेस प्रभारी माफ कीजिए पीएल पुनिया का रायपुर दौरा आज रहने वाला है। राजीव भवन में वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे पीएल पुनिया। सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा भी की जाएगी। महंगाई मुक्त भारत अभियान की तैयारी की भी समीक्षा करेंगे पीएल पुनिया। खैरागढ़ चुनाव प्रचार प्रसार की भी करेंगे समीक्षा। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है। विधायक दल से मंत्रणा कर टास्क सौंपेंगे पीएल पुनिया। सभी विधायकों को अलग अलग टास्क जो है वो दिया जाएगा, अलग अलग सेक्टर में तैनात किया जाएगा। वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन भी करेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव संपन्न होने हैं और हमारे प्रभारी आदरणीय पीएल पुनिया साहब छत्तीसगढ़ दौरे में आकर खैरागढ़ में रात्रि विश्राम करेंगे और शाम को वरिष्ठ नेताओं को से वहां से चर्चा करके जीत कैसे मिलेगी मार्गदर्शन देंगे। सुबह 31 तारीख को भी मार्गदर्शन देंगे। इस ढंग से वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर जो भी फीडबैक है, फीडबैक लेकर उनको दिशा निर्देश देंगे और जीत सुनिश्चित करने का मूल मंत्र देंगे। ग्वालियर से खबर, जहां केंद्रीय नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई। ग्वालियर से अरुणाचल प्रदेश पहुंची टीम ने ये कार्रवाई की है। तो केंद्रीय नारकोटिक्स की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ग्वालियर से अरुणाचल प्रदेश पहुंची टीम ने दरअसल ये बड़ी कार्रवाई की। टीम ने 14,000 बीघे में फैले अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। तो 14,000 बीघा में अफीम की खेती फैली हुई थी जिसको नष्ट किया गया। 3 हफ्तों में टीम ने ये कार्रवाई की। अफीम की खेती की कीमत 1 अरब 62 करोड़ के करीब है। कर्ण मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कर्ण, ये बड़ी कार्रवाई हुई है। देखो, साफ तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार अवैध मादक पदार्थ जो है उनके लिए लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां पुलिस के द्वारा देखी जा रही है, लेकिन नारकोटिक्स विभाग भी जो है अब तेजी से सक्रिय हुआ है और इसी कड़ी में नारकोटिक्स विभाग, केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग द्वारा ये कार्रवाई अरुणाचल प्रदेश में पहुंचकर की गई है, जहां पर 2 जिले हैं जिनके नाम नामसई और लोहित हैं, जहां पर अफीम की खेती चल रही थी। और इस टीम ने 3 सप्ताह में लगभग 14,000 बीघा में फैली अफीम की खेती जो है उसको नष्ट किया है। और इस लिहाज से जो अभी अंदाजा आंका जा रहा है कि लगभग इसकी कीमत जो है अफीम की वो लगभग 1 अरब 62 करोड़ रुपए आंकी गई है। यानी नारकोटिक्स विभाग की एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है अभी तक की। सबसे खास बात यह है कि केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग का देश का जो हेड ऑफिस है वो ग्वालियर में ही है और ऐसे में तमाम देश के अंदर जो कार्रवाइयां होती हैं उनके जो रूपरेखा है वो यही ग्वालियर से तैयार होती है। ऐसे में ये एक बड़ी कार्रवाई जो है वो विभाग की मानी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल कर्ण, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
जामगांव रेल हादसे की वजह से कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। 30 और 31 मार्च को 6 पैसेंजर ट्रेनें रद्द हुई हैं। रायगढ़ बिलासपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन रद्द हो गई हैं। आपको बताएं कि जामगांव में 2 मालगाड़ियों के बीच टक्कर हुई थी, जिसके बाद कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे और उसके बाद अब इसका असर सीधा पैसेंजर ट्रेनों पर पड़ा है। जामगांव में 2 मालगाड़ियों के बीच इस टक्कर का सीधा असर कई ट्रेनों पर पड़ा। कई ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई इस हादसे की वजह से। वहीं 30 और 31 मार्च को 6 पैसेंजर ट्रेनें रद्द हुई हैं, तो 6 पैसेंजर ट्रेनों पर इसका सीधा असर पड़ा है। सुप्रिया पांडे जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुप्रिया, जो हादसा हुआ, इस हादसे की वजह से कई ट्रेनें रद्द हुई हैं, भारी परेशानी यहां पर हो सकती है जो इससे यात्रा करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि 30 और 31 मार्च को 6 पैसेंजर ट्रेनें रद्द की गई है। रायपुर से बिलासपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन रद्द की गई है। इसके अलावा बिलासपुर रायगढ़ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन भी रद्द कर दी गई है। गोंदिया झारसुगुड़ा गोंदिया की भी रद्द कर दी गई है। टिटलागढ़ बिलासपुर पैसेंजर और बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर ट्रेन भी रद्द कर दी गई है क्योंकि जब से ये हादसा हुआ है उस क्षेत्र को रिपेयर किया जा रहा है और तब से अभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुप्रिया जानकारी देने के लिए। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर के एक जंगल में एक मादा भालू का शव पड़ा मिला। इस दौरान मादा भालू के पास 2 नन्हे बच्चों को भी देखा गया। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम ने मौके का जायजा लिया। वन विभाग के कर्मचारियों को देखते ही दोनों बच्चे पहाड़ी के ऊपर भाग गए, जिसके बाद डीएफओ ने देर शाम बचाव अभियान चलाया और इसके साथ ही काफी मशक्कत के बाद एक बच्चे को पकड़ने में वन विभाग को सफलता हासिल हुई। दूसरे बच्चे को पकड़ने में वन विभाग की टीम लगी हुई है। इसका भी पीएम होना बाकी। हमें सूचना ये मिली यहाँ पे कि तालाकुर्रा ग्राम के पास में जो हमारा RF01 का जो है वहाँ पे इसका मृत मादा भालू का पता चला। तो सूचना मिलते ही हमारा यहाँ पे स्टाफ आया और उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक मादा भालू की डेड बॉडी मिली है, जिसके आसपास 2 छोटे छोटे शावक जिनकी उम्र मात्र मुश्किल से 2 महीने के आसपास की होगी। चूँकि शावक बहुत छोटे हैं, इनका वाइल्ड में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल रहता है। इनको तत्काल जो है किसी केयरफुल जगह पे या केयर के अंदर रखा जाए इसको। राजकुमार दुबे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। राजकुमार दुबे, क्या वजह रही जिसकी वजह से जो मादा भालू है उसकी मौत हो गई, क्या जानकारी? आपको बता दें कि मादा भालू की मौत के कारणों की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है क्योंकि देर रात की मामला है। अभी जिला मुख्यालय कांकेर में मादा भालू का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, परंतु ग्रामीणों की सूचना पर जब वन विभाग का अमला मौके पर पहुंचा था तो उस मृत मादा भालू के साथ 2 शावक भी देखे गए थे, जिन्होंने वन विभाग के कर्मचारियों को देखकर ऊपर पहाड़ी में भाग गए थे। वाइल्ड लाइफ के पीसी सेफ के दिशा निर्देश पर फिर डीएफओ आलोक वाजपेयी और उनकी टीम ने शाम और अंधेरी रात होते तक उन दोनों शावकों को ढूंढा और रात को ही उन्हें पकड़कर सुरक्षित राजधानी रायपुर स्थित जंगल सफारी में भेज दिया। जी, बताया ये जा रहा है कि एक शावक को अभी तक टीम नहीं पकड़ पाई है, तो क्या दूसरा शावक जो है वो पकड़ा गया है? नहीं, ये देर रात की बात थी। रात को जब हमने खबर भेजी थी तब तक एक शावक पकड़ा जा चुका था, दूसरा भी देर रात को पकड़ लिया गया है और दोनों को राजधानी रायपुर के जंगल सफारी भेज दिया गया है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब इंदौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया जहां एक शख्स को अपने घर में पीएम मोदी की तस्वीर लगाना भारी पड़ गया और अब उसे मकान मालिक घर खाली करने के लिए धमकी दे रहा है। इस मामले में किराएदार ने पुलिस की जन सुनवाई में अपने मकान मालिकों शरीफ मंसूरी, याकूब मंसूरी और सुल्तान मंसूरी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। सर, मैं कई दशक से पीर गली 64 पीर गली के मकान में रहता हूँ। वहाँ मकान मालिक शरीफ मंसूरी, याकूब मंसूरी और सुल्तान मंसूरी द्वारा मुझे इस बात को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है कि आपने घर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों लगा रखी है। नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दो, नहीं तो गिर मारा काटी करूँगा और आपको यहाँ से सामान फेंक के भगा दूंगा। जी, आज जन सुनवाई में रीगल चौराहा स्थित जो पुलिस आयुक्त कार्यालय है इसमें एक मामला आया था, जिसमें एक युवक का कहना था कि उसने माननीय प्रधानमंत्री जी का फोटो अपने घर में लगा रखा है और उसके कारण उसके मकान मालिक उसको परेशान कर रहे हैं। तो ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका और इसमें पुलिस आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।
शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण का मामला सामने आ रहा है। जबलपुर से आपको खबर बता रहे हैं। मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। तो शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति के मामले में आज सुनवाई जो होने वाली है, आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में मामले की सुनवाई होगी। शासकीय अधिवक्ताओं के रूप में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। तो शासकीय अधिवक्ताओं के रूप में नहीं दिया गया प्रतिनिधित्व, ये कहा जा रहा है। शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण के इस पूरे मामले में आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई आज होने वाली है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।